हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ अपने इस प्यारे से चैनल इंटेलिजेंट टीका में। तो आप लोगों ने जैसा कि पढ़ लिया भैया, थंबनेल भी देख के आए हो आप लोग और समझ गए होंगे कि हम लोग आज किसके ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि 11th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम वेक्टर के बारे में पहले पढ़ के आए हैं। जिन्होंने वेक्टर के प्लेलिस्ट को नहीं खोल के देखा है ढंग से, तो यार क्या कर रहे हो आप, तो क्या हो आप। और फिर चलो क्यों आप तो नहीं कहूँगा कि भैया आप क्यों हो, तभी तो हम हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, आपको वो देखनी चाहिए तब आप यहाँ पे आओ। और अगर मैं कहूँ कि जिन्होंने नहीं देखनी है या जिन्होंने नहीं देखी वो आज का लेक्चर अटेंड कर पाएंगे, अरे बिल्कुल कर पाओगे यार। स्टार्टिंग अभी किसी भी चैप्टर की, ठीक है। अब वेक्टर जो है वो चैप्टर नंबर 4 में है, बट फिर भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ पहले वो देख के आओ। क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं या कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वगैरह हैं जो वेक्टर को एक कहते हैं ना अपर लेवल तक पे ले जाती है। और आपको जब आप मान लो यहाँ तो चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हो, मान लो मैं यहाँ पे वेक्टर की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, बट हम ऐसा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिशन वाले ये थोड़ी कहते हैं कि नहीं भाई 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 तूने चैप्टर नंबर 3 पहले पढ़ा है, तूने वेक्टर तो उस पर पढ़ा ही नहीं था, तो तू क्यों वेक्टर यहाँ पे ला रहा है, ऐसा कहते हैं कॉम्पिटिशन वाले। वो तो एक साथ खिचड़ी पका देंगे, सारे चैप्टरों के न्यूमेरिकल एक ही में घुमा के देंगे, ठीक है। तो हमें ऐसा थोड़ी करना है, हमें बहुत ढंग से सब चीज़ें क्लियर करते हुए चलनी है कॉम्पिटिशन के लिए। आप जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए, नीट के लिए पढ़ रहे हो यहाँ, ठीक है। इसलिए वो लेक्चर देखो और मेरा वो जो लेक्चर को देखने का जो मेन आपको बताना था वो पूरा होगा। फिर वहाँ पे मैंने आपको बता दिया वेक्टर के बारे में। अब हम यहाँ पे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पे आ गए, यानी कि चैप्टर नंबर 3 में सरल रेखा में गति। समझ गए होंगे आप क्या हो रहा है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है मोशन के साथ। व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, फलाना ढिमकाना, सॉरी, ठीक है। जो भी आप लोगों को कॉमेडी करते रहना चाहिए तभी तो मजा आता है ना। तो यहाँ पे आपको दुनिया भर की गति के बारे में नहीं बता के गति की चीज़ों के बारे में बताई जा रही है, लेकिन गति का हो रही है मात्र एक सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। चैप्टर नंबर 4-5 में हम बढ़ेंगे तो हम इसी गति को हम लोग 2D में लेके जाएंगे, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में कन्वर्ट कर देंगे। फिर भैया सर्कल में हो रही होगी मोशन, फिर तो सीधा मौत के कुएं में भी बढ़िया करके राउंड घुमा रहे होंगे। तो अभी सब चीज़ों की शुरुआत एक स्ट्रेट लाइन से होती है, तो वहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले एक नॉर्मल आज का जो बेसिक लेक्चर है, ठीक है। हम बात करेंगे मोशन के बारे में, हम बात करेंगे रेस्ट के बारे में, हम बात करेंगे भैया मैकेनिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोगों की जो हेडिंग डलनी चाहिए वो होती है मैकेनिक्स, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में इसे यांत्रिकी भी कहते हैं, यांत्रिकी, ठीक है। मैकेनिक्स ही पढ़ो आप, जितने भी हिंदी मीडियम वाले हो इसको भी मैकेनिक्स ही पढ़ो, ठीक है। कुछ शब्दों के हिंदी मीनिंग जरूरी नहीं होते, उनके इंग्लिश मीनिंग ही जरूरी होते हैं, और ये उनमें से एक शब्द है, ठीक है। आज आप यांत्रिकी पढ़ रहे हो, बट मैं गारंटी से कह रहा हूँ 12th के बाद आप कहीं पे भी मैकेनिक्स के शब्द पढ़ोगे और मैकेनिक्स शब्द ही बहुत यूज में आता है, ठीक है। मैकेनिक्स की ब्रांच ले लो, फिर इसके अंदर मैकेनिक्स ले लो, कहीं पे। तो मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद अ मोशन एंड रेस्ट, द कंडीशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच जो हमें मोशन यानी कि गति और रेस्ट यानी कि विराम, इन दोनों की कंडीशन के बारे में बताती है, ठीक है। कंडीशन यानी कि स्थिति के बारे में। तो मैं यहाँ पे दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए लिख रहा हूँ ताकि यार क्लियर हो जाए चीज़ें, है ना। सबको ढंग से क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली इंग्लिश में आगे पढ़ा के चले गए, ठीक है। दोनों चीज़ों में क्लियर होनी चाहिए ताकि हिंदी मीडियम वाले भी उतना ही बेनिफिट ले जितना आज के टाइम पे इंग्लिश मीडियम वाले ले रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो मोशन और रेस्ट के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में बताती है, वो क्या है, मैकेनिक्स है। अब मैकेनिक्स को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया। नंबर फर्स्ट जो आता है वो इसका आता है, क्या आता है नंबर फर्स्ट आता है भैया स्टैटिक्स। इसका भी मैं आप लोगों को हिंदी नाम नहीं बताऊंगा। स्टैटिक्स का मतलब ऐसे तो होता है स्थिर, ठीक है, स्थिर, बट फिर भी चलो बता ही देते हैं, अब क्या करें, जितना आता है उतना तो बताया जाएगा।
है ना। अब स्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है या मैकेनिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे देखते हैं, यानी कि उसकी रेस्ट मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है रेस्ट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट होगी, कोई भी चीज़ होगी, उसकी रेस्ट में वो किस तरीके से है उसको हम जब पढ़ेंगे वो स्टैटिक्स हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड नंबर में आता है हमारा काइनेमेटिक्स। ठीक है। अब काइनेमेटिक्स का हिंदी मुझे भी नहीं पता तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ और इंग्लिश में कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द, इंग्लिश नहीं। काइनेमेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स भी हमारी क्या कहते हैं फिजिक्स की या को मैकेनिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में। दिस टाइम रेस्ट इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में होगा तब मैं बात कर रहा हूँ। बट विदाउट कॉजिंग मीन्स यहाँ पे हम उसके कारण के बारे में नहीं जानेंगे। इतना तो पता चल रहा है कि हाँ वो मोशन में है और उसमें मोशन हो रही है, कैसे हो रही है वो देख लेंगे, बट कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, कारण क्या है, ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा इसके अंदर में, कोई पूछ मत देना इसमें। ठीक है। लास्ट में आता है ना डायनेमिक्स। ठीक है भाई। अब डायनेमिक्स में क्या होता है, डायनेमिक्स में भी सेम यही चीज़ होगी, बट यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट होगी, वही मोशन कर रही होगी, बट यहाँ पे हम उसके ये कारण को भी देखेंगे। ठीक है, उसे कॉजेस क्या है, यानी कि किस कारण से वो हो रही है। तो फिजिक्स में मैकेनिक्स के अंदर ये 3 ब्रांचें आती हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, जहाँ पे हम लोग स्टैटिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट की रेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं, इक्विलिब्रियम में जब होगा तभी स्टडी करेंगे। काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं विदाउट ये जाने हुए कि भैया इसकी व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मोशन। बट डायनेमिक्स में हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बात करेंगे, ये कंसीडर करते हुए कंसीडरिंग इट्स कॉज। ठीक है, यहाँ कॉजिंग। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें थी जो बेसिक है और बेसिक रहेंगी। मैकेनिक्स फिजिक्स की बहुत ही ओल्डेस्ट ब्रांच है, यानी कि इतनी बड़ी, इतनी पुरानी ब्रांच है, जब तक लोगों को फिजिक्स के बारे में ज्ञान हो रहा था तब से शुरुआत में आ रही है। ठीक है। और मैकेनिक्स को जो डेवलप करा गया है वो मोस्टली स्टार्टिंग में न्यूटन्स नहीं करा था। ठीक है, आप जब पढ़ते हो अपनी बुक्स में तो आपको न्यूटन्स के लॉ वगैरह से स्टार्टिंग मिलती है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था पूरा का पूरा। फिर इसको और भी बड़े स्तर पे आगे लेके गया लोग, और अब तक तो जितना मुझे पता है तो मैकेनिक्स में जैकोबी थ्योरी वगैरह तो जब सब चीज़ आ गई है, लैग्रांजियन आ गया, हैमिल्टोनियन आ गया है। अभी ये क्या है, ये बहुत ऊंची बातें हैं, तो आप इसको छोड़ दो। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, बेसिक था। अब हम इसको मिटा के अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो होगी वो होगी रेस्ट एंड मोशन। क्या होगी? रेस्ट एंड मोशन, जो कि भैया इस चैप्टर का आधार है। हिंदी में बोले तो विराम और गति। ठीक है, तो अब रेस्ट क्या चीज होती है, आप रेस्ट में क्या बोलेंगे? ठीक है, अगर मान लो ये बोर्ड जो है वो मेरा अभी कैसी चीज में लग रहा है, ये रेस्ट में लग रहा है या ये आपको मोशन में लग रहा है, तो आप में से अधिकतर लोग बड़ी आसानी से बोल देंगे कि भैया ये रेस्ट में। काहे रेस्ट में? काहे? क्यों? क्योंकि अभी भी यहाँ है, ये अभी भी यहाँ है और ये अभी भी यहाँ है। अरे भैया आप तो टाइम के साथ बढ़ जा रहे हो ना, तो मैं अभी तो बोलूँगा। ठीक है, अब मैं हम लोग सुनो, अभी भी यहाँ है, आने वाले टाइम में भी यहाँ होगा। ठीक है, और कल भी जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब भी यही होगा। मतलब अगर ये टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कहूँगा? वो रेस्ट में है। जैसे मैं, ठीक है, क्या हुआ? 3-2 सेकंड तक मैंने अपनी पोजीशन नहीं चेंज करी, मैंने अपने हाथ की पोजीशन चेंज करी और जहाँ पे मैं हूँ वहीं हूँ, तो टाइम तो निकला जा रहा है, बट मेरी पोजीशन में आपने कोई चेंज देखा नहीं देखा, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? यार ये रेस्ट में है सर, रेस्ट में है। तो इसका मतलब रेस्ट क्या चीज़ होती है, या विराम क्या चीज़ होती है? ठीक है, विराम या रेस्ट वो चीज़ है, एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको पूरी परिभाषा यहाँ पे बता रहा हूँ।
और लिखवाने की कोशिश करता हूँ, बट अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, सारे नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को जितना भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कमेंट जरूर करना अगर आपको चाहिए और शेयर भी करो। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट, ठीक है, व्हेन, ठीक है, व्हेन द पोजीशन of an object does not change with respect to time, ठीक है। समझ में आई चीज? तो ये मैंने एक लिख दिया है, समझ में आ रहा होगा। हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, एक वस्तु विराम में तब कहलाएगी जब उसकी पोजीशन में, पोजीशन मीन्स उसकी स्थिति में, ठीक है, उसकी स्थिति में डज नॉट चेंज, यानी कि समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स समय के साथ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। एक वस्तु तब विराम में कहलाती है जब भैया समय तो बढ़ रहा है, और समय तो बढ़ेगा ही, समय हमारे लिए, तुम्हारे लिए, किसी के लिए नहीं रुकता, ठीक है, समय बढ़ता रहेगा, लेकिन समय के साथ साथ क्या आपकी वो वस्तु या उसकी स्थिति में किसी प्रकार का चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो रेस्ट में है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो समझ लो वो रेस्ट में है। अगर अब मैं बात करूँ मोशन की, मोशन मीन्स गति, है ना। तो गति कैसे दिखती है? अरे भाई गति कैसे दिख होगी? अभी ये रहा और ये ऐसे चल रहा है, आप कहोगे गति में है। आपने बॉल फेंकी, बॉल लुढ़क लुढ़क के जा रही है, आप कहोगे गति में है, मोशन कर रही है। मतलब आप देख रहे हो कि भैया अब वही चीज़ जो पहले कभी रेस्ट में हुआ करती थी, फटाक से एक बॉल को मारा और बॉल भाग भाग के आगे जा रही है। मतलब अगर टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन में भी चेंज आ रहा है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो वही चीज़ हमारी क्या कहलाएगी? मोशन में। सेम यही बिल्कुल लैंग्वेज लिखनी है, बट यहाँ पे, ठीक है, डज नॉट की जगह क्या लिख देंगे? चेंज लिख देंगे। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि जो इसकी पोजीशन है, स्थिति है, वो क्या हो जाएगी? चेंज हो रही होगी भाई, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अरे एक रेलगाड़ी को आगे भागते हुए देख रहे हो, मुंह से निकलता है गति में है, मोशन कर रही है, कैसे पता चला? क्योंकि समय के साथ साथ उसकी पोजीशन भी चेंज हो जा रही है। जो डब्बा आज यहाँ था, कल शायद यहाँ हो ना हो, या अभी शायद हो ना हो। तो मैं शायरों की तरफ जा रहा हूँ, शायर एक अंदर छुपे हुए शायर को बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन वो है ही नहीं अंदर छुपा हुआ, तो कहाँ से निकलेगा? तो इसीलिए आप समझ गए होंगे कि भैया पोजीशन चेंज अगर हो रही है तो हम कहेंगे वो मोशन में है। क्लियर होगी दोनों टर्म? कब गति में होगी, कब विराम में होगी, दोनों चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। अगर आ गई तो एक लाइक करते हुए जरूर जाना वीडियो को, ठीक है। तो चलो ये बेसिक चीज़ें तो हमें समझ में आई, लेकिन क्या सही में, जो अगर मैं आपसे कहूँ, क्या सही में एक रियल, ठीक है, या कहें कि एक एब्सोल्यूट रेस्ट होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन लगाते हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट होता है, एब्सोल्यूट रेस्ट होता है, यानी कि क्या सही में एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब है क्या विराम में हर चीज होती है? क्या कोई चीज पक्की बात है विराम में होती है? तो इसका आंसर है नो, एब्सोल्यूट रेस्ट होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि असल में हम ये नहीं कह सकते कि भैया विराम सही में एग्जिस्ट करता है, विराम में कोई भी चीज़ प्योरली विराम में है, ठीक है। कैसे? सिंपल चीज़, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा। आपको पता है कि भैया जो हमारा सन है ना, इसके चारों तरफ अर्थ जो है वो क्या कर रही होती है? वो गोल गोल चक्कर लगा रही होती है इस तरीके से। अर्थ क्या? सारे प्लेनेट लगाते हैं। तो अब अगर मैं देखूँ, या चलो इससे भी बड़ी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, क्या एग्जाम्पल है? मान लो आप एक रेलगाड़ी के अंदर हैं, आप ये, ठीक है, आप नहीं है, मैं, ठीक है, ये मैं हूँ। तो मैं एक रेलगाड़ी में हूँ,
ऐसे ही मेरे बराबर में एक और मेरा दोस्त भी बैठा हुआ है, आपका दोस्त नहीं मेरा दोस्त, एक भी बैठा हुआ है, ठीक है। अब मैं इस रेलगाड़ी में अगर बैठा हुआ हूँ और ये भी बैठा हुआ है, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हैं? अरे भैया हम दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हैं? रेस्ट में। हम दोनों कैसे हैं? विराम में हैं। भैया जब हम रेलगाड़ी में बैठे होंगे सब साथ साथ, तो हम एक दूसरे के लिए विराम में होंगे, लेकिन बाहर से तीसरा बंदा जो हमें देख रहा है ना घूर घूर के, इसको तो मैं बाहर जाके बताऊंगा, ठीक है। तो ये तीसरा बंदा जब हम दोनों को देख रहा है, तो इसको हम कैसे नजर आ रहे हैं? इसको हम कैसे नजर आ रहे हैं? मोशन में। तो आप समझ रहे होंगे कि भैया एक दूसरे के लिए जहां बी वाला मेरे लिए रेस्ट में था, वही बी वाला सी के लिए किस में हो गया? मोशन में हो गया। यानी कि जो मोशन और रेस्ट है, एक चीज ये समझ में आई, मोशन, ठीक है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। व्हाट इज रिलेटिव टर्म? मीन्स रिलेटिव टर्म्स का मतलब है सापेक्ष, अगर हिंदी में बात करूँ। और अगर ये सापेक्ष शब्द भी नहीं समझ में आ रहा, मतलब एक दूसरे की तुलना वाले शब्द है ये, ठीक है। रिलेटिव मीन्स सापेक्ष। देखो लेक्चर में क्लियरिटी लेके आऊंगा मैं आप लोगों की, एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा, इसलिए लेक्चर थोड़े से लंबे भी हो सकते हैं, बट क्लियर होंगी चीजें, बहुत समझ में आ रही होगी, यहाँ पे एकदम मजा आ रहा होगा अगर ढंग से पढ़ रहे होगे, ठीक है। क्या हुआ, मैं और मेरा दोस्त ट्रेन के डब्बे में बैठे एक दूसरे को ऐसे करके देख रहे हैं, देख लिया, तो मैं उसके लिए विराम में, वो मेरे लिए विराम में, लेकिन बाहर से एक तीसरा समोसे वाला बंदा या कोई भी हमारी ट्रेन को आगे बढ़ते हुए देख रहा है, तो उसके मुंह से निकलेगा अरे राहुल सर तो गति में है। लेकिन वही डब्बे में बैठा हुआ मेरा दोस्त कह रहा है भाई कहाँ से गति में हो गया? भाई विराम में बैठा है, भाई हमारे सामने बैठा हुआ है विराम में। तो अब मैं एक ही बंदा हूँ, उसके लिए तो मैं गति में था, इसके लिए विराम में था। तो आप समझ पा रहे हो ना कि ये एक दूसरे के सापेक्ष, यानी कि एक दूसरे हर अलग अलग बंदे पे डिपेंड करता है, गति में कौन है और विराम में कौन है। तो सापेक्ष का मतलब तुलना करते हुए, एक दूसरे की तुलना में, ठीक है, ये मीन होता है इसका, तुलना करने में। तो रिलेटिव टर्म है हमारी। और एब्सोल्यूट रेस्ट भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज जैसे मैं भी आपको समझा रहा था कि ये अर्थ है हमारे पास, सन है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही होती है। अब अर्थ को तो लग रहा है कि सन रेस्ट में है, बट ऐसा थोड़ी है। अभी लेटेस्ट चीज़ें पता चली कि हमारा जो सन भी होता है ये भी गैलेक्सी में क्या कर रहा है? घूम रहा है। फिर चलो समझ में आता है, सन मोशन में है, क्लियर है, बट जो हमारी गैलेक्सी है, ठीक है, ये रेस्ट में होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, गैलेक्सी और होती हैं, और पता चला हमारी गैलेक्सी भी किसी दूसरी गैलेक्सी का चक्कर लगा रही है। फिर यहाँ पे भी समझ में आया, फिर क्लस्टर आते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, मतलब समझ में आया कि एब्सोल्यूट रेस्ट तो होता ही नहीं है। हम जिसको मान रहे थे कि ये हमारा होगा, ठीक है, हम जिसको मान रहे थे कि हमारा होगा, असल में धोखा भी उसी नहीं दिया। तो यहाँ पे रेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जिंदगी का नाम मोशन एंड मोशन है। तो इसलिए सब चीज़ें मोशन में होंगी, कोई रेस्ट में नहीं होगा। जब होगा कोई तब कभी देखेंगे, अभी तो कोई नहीं। आइंस्टाइन ने बताया था कि एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की चीज़ नहीं है भाई, धोखे में हो बहुत बड़े, इसलिए अभी भी टाइम है, पढ़ लो, ठीक है। किसी भी तरीके के जो कहते हैं ना जाल जो होते हैं हमारे, अभी 11th-12th में हो, जाल बिछे हुए हैं, चीज़ें इतनी आसान सी लग रही होंगी, या आसान तो नहीं लग रही होंगी, बट चीज़ें मस्ती की तरफ जा रही होंगी। और 11th क्लास के बच्चे ऐसे करके उठाते हट, ऐसे करके, कैसे हट, वही 11th क्लास फिर जो उन्होंने हट करा होता ना, वो घूम के पीछे से जो आगे जो थप्पड़ बजाती है सिर पे, वो जिंदगी भर तक याद रहता है उन लोगों को जो आगे चल के भैया थोड़ा बहुत सीरियस होने की कोशिश करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि यार नहीं, 11th क्लास तो पढ़नी चाहिए थी, ठीक है, हम तो मज़े में ले गए, बहुत मज़े में ले गए। तो करना कुछ नहीं है, लेक्चर को देखना है। अगर ज़बरदस्त तरीके से लेक्चर शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो मैं और जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज मैंने बेसिक चीज़ बताई, रेस्ट एंड मोशन के बारे में बताया, मैकेनिक्स क्या होती है वो बताया। अगले लेक्चर में हम और चीज़ें क्लियर करेंगे, और आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।